जय हिंद साथियों। पुश आयोग की डिमांड लगातार जारी है। सब लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे। अब जो कानून हमारे देश में बना दिए जाते हैं उनके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत गलत कानून भी बन जाते हैं। अपने मतलब के लिए विपक्षी पार्टियां या केंद्र सरकार में जो पार्टी है, कुछ भी बात होती है वो संविधान का सहारा लेते हैं, संविधान की आड़ में अपना शिकार करते हैं। अब संविधान की आड़ लेकर कि महिलाओं को बराबरी का हक है, राइट टू लाइफ है, उनको जीने का अधिकार है, जीवन यापन का अधिकार है, उसी की आड़ के कानून बना दिया। उसमें दे दिया डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस वैसी है जैसे आसमान बिना सहारे के ऊपर खड़ा हुआ है, उसका कोई ओर है ना छोर। बस हमारे धरती की परिधि में जितना ऊपर देखो उतना ही आसमान दिखाई देता है, और ऐसे लगता है कि धरती और आकाश के बीच में जो अंतर है वो एक जगह परिधि पे जाके ख़त्म हो गया। धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं। जहाँ ये धरती और आकाश मिल रहे हैं वहीं पे समझो कि कानून समाज के हर नागरिक के ऊपर मिल रहा है, जाके सब उसके अंडर आ रहे हैं। लेकिन जो ये अंतर है जमीन आसमान का, उसके लिए अंतरिक्ष विमान पावरफुल होते हैं जो कि कई सेक्शन में बटे होते हैं। ईंधन एक का ख़त्म होता है, वो हिस्सा अलग हो जाता है, फिर अगले ईंधन को स्टार्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही करते करते लास्ट में पूरे पहुँचते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस ये बहुत व्यापक वाइड अर्थ वाला है। डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है? घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा, अब हिंसा जो है शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है, और कैरियर की भी होती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा, लेकिन मज़े की बात यह है कि घरेलू हिंसा सिर्फ दुल्हन के, बहू के ससुराल वालों पे ही काम करती है। जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो ससुराल वाले करते हैं, और जिसके विरुद्ध होती है वो पराई लड़की जो शादी करके इस घर में लाई गई है उसके प्रति होती है। देखिए, जबकि बहुत सी बहुएं जानबूझ के अपने सास ससुर को, परिवार वालों को सताने के लिए नमक मिर्च ज़्यादा डाल देती हैं, कम डाल देती हैं, किसी की दवा छुपा देती हैं, परहेज नहीं करने देती, गलत गलत खाना बना बना के खिलाती हैं, अपने पति को मजबूर करती हैं कि वो उसे साड़ी ला के दे, गहने ला के दे, और यहाँ तक कि अपने शॉपिंग का खर्चा भी इतना बढ़ा देती हैं कि पति जिसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होती वो तो इसमें पिस कर रह जाता है। घरेलू हिंसा जो है उसमें अगर बहू के हक है तो ससुराल वालों के भी होने चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की आड़ में बहू को सुरक्षित करने का प्रावधान बताया जाता है, जबकि बहुओं को बड़े प्रेम से बैंड बाजा बजा के लाते हैं।
एक तलाक का केस मेरे पास आया था, तो लड़के के पिता ने कहा था कि इस मुसीबत को हम बैंड बाजे के साथ मिठाइयाँ बांटते हुए, पटाखे चलाते हुए अपने घर लाए थे। आज इसने जीना दूभर कर दिया। अब वो लड़की जो थी अपने पति पे जोर डालती थी कि घर से अलग हो जाओ, अपना हिस्सा अलग मांगो। और मेरे कहीं पे आने जाने पे टोक नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई का एडमिशन होना है, उसकी फीस मैं दे रही हूँ। और तो और ज़बरदस्ती जॉइंट अकाउंट खुलवाती हैं, आइदर और सर्वाइवर। अब आइदर में पति भी आ जाता है, पत्नी भी आ जाती है। पत्नी को पैसे जमा करने का कोई सिस्टम नहीं होता, विड्रॉल का होता है। वो जब चाहे पैसे निकाले, जब चाहे एटीएम कार्ड का, क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करे। घरेलू हिंसा कई किस्म की होती है। तो कोर्ट में केस आता है, तो कोर्ट में ये भी देखना पड़ता है कि घरेलू हिंसा कैसी हुई। कई जगह तो मारपीट होती है तो मेडिकल कराया जाता है, और जहाँ मेडिकल कराने से कोई घाव वगैरह तोड़ फोड़ नहीं मिलती है, वहाँ लड़की के वकील उसको सिखाते पढ़ाते हैं कि तुम्हें भूखा रखा जाता है, तुम्हें ढंग के कपड़े नहीं पहने देते। रात बेरात यदि कोई घर का सदस्य ड्यूटी से लौट रहा है तो उसके लिए तुम्हें उठ के खाना बनाना पड़ता है। काम वाली शादी से पहले लगी थी, लेकिन शादी के बाद काम वाली को भी हटा दिया। अब तुम्हें झाड़ू पोछा करना पड़ता है, सबके कपड़े धोने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन खराब हुई तो ठीक नहीं कराई जाती, और तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है कि तुमने कपड़े नहीं धोए। ये जो है चीज़ें बड़े घरेलू हिंसा का बहुत व्यापक होता है, इसको कानून के दायरे में लाना पड़ता है। अब महिलाओं के सुरक्षा के लिए कितने प्रावधान है। उनके लिए थाना अलग है, महिला पुलिस अलग है, वुमेन सेल है, महिला आयोग, और उनके लिए अलग कानून है। कई आईपीसी में सेक्शन बनाए गए जो कि आँख मूंद कर महिलाओं को ही सुनते हैं। जैसे कानून की देवी के आँखों में पट्टी बंदिया और तराजू है। बेवकूफ़ी वाली बात लगती है कि उसकी होती है पट्टी किस तरफ जा रही है। अब बातें तो कुछ हो रही है, और तराजू के पलड़ों में रखा कुछ हो जा रहा है, तो जो गलत रखा जा रहा है वो ज़्यादा भारी होगा, तो पलड़ा तो उसी तरफ झुक जाएगा। तो लोग कहेंगे कानून की देवी ने न्याय किया है कि जब पलड़ा इस तरफ भारी है तो इसी के प्रति उसने फैसला दिया। ये सब चौचलेबाजी है, दिखावा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब पुरुष है, पुरुष के लिए कोई थाना होना चाहिए जिसमें उसकी सुनवाई हो, उसके लिए कोई कमीशन होना चाहिए, उसके लिए कानूनों में प्रावधान होना चाहिए। पुरुष नाम लेकर, जैसे महिलाओं का नाम लेके कानून बने हैं, वैसे पुरुषों के नाम लेके कानून बनने चाहिए कि ये होगा तो पुरुष के क्या अधिकार हैं, कहीं डिफाइन नहीं किया गया। और यही है कि तैरना आता हो ना आता हो, डूबना तो पड़ेगा ही। अगर पानी में गिर गए तो उसको बचाने के लिए कुछ गोताखोर होने चाहिए, कोई जाल बिछाना चाहिए पानी में कि वो जाल में अपने आप को फंसा के बच जाए, या उसको तैरना सिखाया जाए। अब समाज में ये जो है बहुत बैलेंस बिगाड़ने वाला काम है। अब जब कानून संविधान बने थे तो अम्बेडकर जी ने
जो कानून बनाए थे उनका रिजल्ट उनकी नज़र में पॉजिटिव था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है तो ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। नेगेटिव इफेक्ट कानून में लूप होल जो है उनका अपराधी लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। समाज में जो ये इम्बैलेंस हो गया है इसका रिजल्ट अनाथ आश्रम भी है, क्योंकि अनाथ आश्रम में उन बच्चों को भी जाना पड़ जाता है जिनके माँ बाप तलाक लेके अलग हो गए या कोई और डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में। और वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं, चाहे स्त्री पुरुष हो या पत्नी पत्नी ही हो, वो लड़के की शादी होने के बाद ही आते हैं वृद्धाश्रम, जबकि उनके बच्चे अच्छी तरह कमा खा रहे हैं, अच्छा मकान है, उनका पुश्तैनी मकान है, बैंक अकाउंट उनका उन्होंने बच्चों की कैरियर पे खर्च कर दिया है। अब लड़के की शादी होती है और माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या लड़का भेजता है? जी नहीं। ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का उदाहरण समझिए कि जो बहू है वो अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती, उनके साथ नहीं रहना चाहती, उनको बोझ समझती है। अपने पति को जब वो शाम को देर रात अपने काम से लौटता है तो उनके कान भरती है, चुगलियाँ करती है। सास बहू के बीच में जो रिश्ता है वो घर से दूर रहने के कारण लड़का नहीं समझ पाता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कई बार लड़कों को अपने माँ बाप को भी सबक सिखाने के लिए अपने पत्नी पे हाथ उठा देना पड़ता है, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि घर में झगड़ा हो। पत्नी रूठ के मायके जाने की धमकी देती है कि यदि इस घर में ये रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, जिस घर में मैं रहूँगी वहाँ ये नहीं रहेंगे। तो हार थक कर माँ बाप कई बार खुद ही कह देते हैं कि बेटा तो मुझे हमें वहाँ छोड़ाओ और महीने का कुछ खर्चा पानी हमें देते रहना और आके मिलते रहना। और पोते पोतियों का हवाला दे के भी कहती है और कहते हैं कि बच्चों को हमसे मिलाने आते रहना, हमें भूलना नहीं, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, हम घर की शांति चाहते हैं। तो ये क्या बात है? ये क्या मांगा हुआ? अब सवाल तो ये भी उठता है ना कि आखिर लड़के ने बेटे ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेज दिया? उसने क्यों हामी भरी? तो इसका उत्तर क्या है? भाई उसे मजबूर कर दिया जाता है उसके ससुराल वालों की तरफ से, और एक वकील कर लेते हैं और बेटे को लेके, पति को लेके वो बहू और उसके मैके वाले उस वकील के पास जाते हैं। वो वकील समझाता है कि ये कानून की किताबें, उसको पकड़ा भी देता है कि सेक्शन 498 ये पढ़ो और 125 भी पढ़ लो। अगर तुम इन झंझटों में फंसना चाहते हो तो तुम मनमर्जी करो, नहीं तो जैसा ये कर रही है वैसे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दो। क्यों? क्योंकि यदि वो लड़की पुलिस में जाके घरेलू हिंसा का या दहेज उत्पीड़न का या कोई ऐसा ही आरोप लगा दे तो फिर पूरा प्रशासन, कानून व्यवस्था, उसमें वो एक जैसे मछली जाल में फंस जाती है, या कांटा डालो तो मछली के जबड़े में जाके फंस जाता है और मछली पानी के बाहर खींच दी जाती है, वो तड़पती है और जान दे देती है, और फिर उसे कढ़ाई में डाला जाता है बेसन हल्दी लगा के।
तो ये सब चीज़ें होती हैं जब लड़के की समझ में आता है कि भैया स्त्री का इसका ही पक्ष ज़्यादा है, इसने अगर मैके में जाके वहाँ झूठी शिकायत लिखा दी कि मुझे ऐसे ऐसे घर से निकाल दिया है, या मुझे भेजा है कि घर से 5 लाख रुपए लेके आओ, या कार की डिमांड की है, तो तो कानून उसकी सुरक्षा के लिए है ना। वो चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले, वो कानून के अंडर ही काम करेगी। जैसे पुराने ज़माने में बादशाह होते थे, राजा होते थे, उनके मुंह से निकली हुई बात ही कानून होती थी। राजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी, प्रजा को उसे निभाना ही पड़ता था। इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि समझने के लिए काफ़ी है कि स्त्री अब राजा महाराजा बादशाहों की कुर्सी पे, सिंहासन पे बैठी है, और पुरुष प्रजा के स्थान पे खड़ा है। वो बाहर मोटी रस्सी से लटकी हुई घंटी भी नहीं देख पा रहा कि जिसको वो बजा के अपने लिए अंदर दरबार में दुहाई भेज सके। तो ऐसे हैं हमारे कानून। इन कानूनों के दायरे में पुरुष को लाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पुरुष आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी है। अब सरकार जो है मनमाने ढंग से काम करती है। अब जीएसटी, जिसको कि राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, और ये 100% सही बात है। अभी देखिए इन्हीं दिनों दही पे, चम्मच पे, कांटे पे, छुरी पे और खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ों पे, आटे तक पे टैक्स लग गया है। बताइए, ये हाल है गवर्नमेंट का। लेकिन पुरुष आयोग का गठन करके उसको ना तो पैसे मिलेंगे ना फंड मिलेगा। अब ये जीएसटी से जो अमाउंट इकट्ठा होगा, वो क्या आप सोच रहे हैं कि जनता के, देश के प्रोग्रेस में, उन्नति में, डेवलपमेंट में काम होगा? जी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि झूठे बिल बनाने का सिस्टम बहुत सालों से इस दुनिया में है, भारत में भी है। अब ये लोग पार्लियामेंट के दरवाजे के अंदर बैठ के सारे विपक्षी पार्टी जो आपस में गाली गलौज, थूक डाल फेंकते हैं, एक दूसरे पर अंडे टमाटर मारते हैं, जूतियाँ मारते हैं, बुराइयाँ करते हैं मीडिया के आगे, वही लोग अंदर हाथ मिला मिला के कहते हैं नहीं सर ठीक है, बढ़ाओ बढ़ाओ सैलरी, हमारी सैलरी बढ़ाओ। अब पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ हो गया, पार्लियामेंट की कैंटीन में जाके चाहे कुछ खाइए नहीं, एक बार जाके उधर थाली का रेट पता करके आइए। चिकन हो चाहे पनीर हो चाहे सब्जी हो, पता करिए क्या रेट है। और प्रधानमंत्री हैं उनके यूट्यूब में तलाश करिए कि प्रधानमंत्री का एक टाइम का भोजन, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जैसे सोने चांदी को ही वो खा रहे हैं। हो सकता है कि वो गरीब घर से थे, कच्चे में नाला लटका हुआ, नाक से बहता हुआ बलगम ये लेके वो चाय बेचते थे। अब उनके भी कुछ सपने होते हैं, उन्होंने अपने लिए करोड़ों का हवाई जहाज बनवा लिया। फिर तुम्हें क्या जरूरत है, तुम क्या हवाई जहाज में रहते हो, सोते हो? कभी तुमने उड़ के दूसरे देश में जाना, तब वो काम आएगा तुम्हारे तुम्हारे तुमने करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए। तुम जितने संस्थाएं हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग है, सबको बेच दिया, दूरसंचार कंपनियों बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हर चीज़ बेच दी आपने। और उसको ठेकेदारी में जब टेंडर खोलते हैं तो कोई ना कोई बहाना लेके अपने ही जान पहचान के या जिसने पैसा दिया है
उसको टेंडर में जीत हासिल होती है और वो ठेका पा जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े लोग, अब जियो वाले जो थे, इन्होंने बहुत सस्ते रेट में इंटरनेट और कॉल सिस्टम दिया, और जब बाकी सारी कंपनियां बैठ गई, उसमें काम करने वाले गरीब लोग बेघरबार हो गए, बेरोजगार हो गए। तो अब जियो जो है उसको देखो, आए दिन अपनी जो चार्जेस बढ़ाता जा रहा है। ये सब हमारे देश में हो रहा है। तो क्या एक गलत काम है ये पुरुष है, उस गलत काम को भी तुम कर दो, लेकिन तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिससे कि जो लोग इस बात से तंग हैं उनको कुछ जानकारी मैं देना चाहता था। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन और ऑल का बटन भी क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।